नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल सुरेश कुमार सिंगल पाठशाला जाखोद में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत प्रदेश दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के उन स्रोतों का प्रयोग करते हुए हिंदी में जो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन कौन हैं या हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले इतिहासकार कौन कौन हैं, उन सब चीज़ों का आज अध्ययन हम करेंगे। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने का सबसे पहले काम किसने किया, उसके बाद किसने लिखा, उसके बाद किस विद्वान ने इतिहास लिखा, तो इन सब इतिहासकारों की चर्चा और इन इतिहासों के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, उनका अध्ययन आज हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। गारसादे तासी, तो दोस्तों बता दूं, गारसादे तासी फ्रांस के विद्वान थे और इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम किया। तो और उस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार दे ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा वो विद्वान गारसादे तासी हैं। गारसादे तासी फ्रांस के विद्वान हैं, इसलिए इनके इतिहास की भाषा फ्रांसीसी या आप फ्रेंच कह सकते हो, फ्रेंच भाषा या फ्रांसीसी भाषा इनके इतिहास ग्रंथ की भाषा है। और इस्तवार का मतलब होता है दोस्तों हिस्ट्री, और लिटरेच्यूर का मतलब होता है लिटरेचर, और एंदुई का मतलब होता है हिंदुई या हिंदवी। तो हिंदुई उसने किसको कहा? ऐसी भाषा जिसमें संस्कृत तत्सम शब्दावली की अधिकता हो, वह उन्होंने हिंदुई या एंदुई भाषा कहा, और यह हिंदुओं की भाषा मानी उन्होंने। और हिंदुस्तानी दोस्तों उर्दू मिश्रित शब्दावली वाली भाषा को माना, और यह उन्होंने मुसलमानों की भाषा कही। और इनका जो इतिहास ग्रंथ है दोस्तों तासी का, उनका प्रकाशन 2 संस्करणों में हुआ दोस्तों। प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और प्रथम संस्करण का द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद द्वितीय संस्करण के प्रथम 2 भाग, पहला और दूसरा, 1870 में प्रकाशित हुए, और द्वितीय संस्करण का तृतीय भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों, यहाँ सवाल ये आते हैं कि मतलब सीधा सवाल पूछा जाए, मतलब तासी के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1871 होगा निसंदेह। यदि ये पूछ लिया जाए तासी के इतिहास ग्रंथ के प्रथम संस्करण का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1847 करना है। यदि ये पूछ लिया जाए तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दे ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण का प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1871 करना है दोस्तों। दोस्तों, अब इसके इतिहास ग्रंथ के बारे में विशेष तथ्य देखते हैं। तो गारसादे तासी फ्रांस के विद्वान थे, इसलिए इनके इतिहास ग्रंथ की भाषा फ्रेंच या फ्रांसीसी थी। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारसादे तासी ने किया। तो हिंदी साहित्य का जो दोस्तों सबसे पहले इतिहास किसने लिखा? गारसादे तासी ने लिखा। तासी के इतिहास ग्रंथ में अंग्रेजी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। इसमें प्रथम कवि अंगद तथा अंतिम कवि हेमंत पंत का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, जो तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा, तो सबसे पहले किसका वर्णन किया? अंगद का वर्णन किया। ए से शुरू होने वाले को पहले, इसके बाद बी से शुरू होने वाले क्या, इसके बाद सी से, ऐसे इन्होंने अंग्रेजी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। और तासी के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम कवि के बारे में कुछ भी विचार प्रस्तुत नहीं किया गया है दोस्तों। ये वर्णानुक्रम पद्धति अपनाने के कारण अंगद का पहले वर्णन किया इन्होंने, न कि इन्होंने प्रथम कवि के बारे में कोई विचार दिया कि भाई हिंदी साहित्य का या आदिकाल का प्रथम कवि हेमंत पंत है। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा, और न ही अंगद को माना, क्योंकि ये जो इतिहास ग्रंथ लिखा इसमें वर्णानुक्रम पद्धति अपनाएगी। पहले ए सीरियल वाले जितने भी कवि या रचनाकार थे उनका वर्णन किया, और उसके बाद बी श्रेणी वालों का, इसके बाद सी श्रेणी वालों का, ऐसे उन्होंने इतिहासकारों का, रचनाकारों का वर्णन किया है। तो 80 के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड ने किया। तासी के इतिहास ग्रंथ में 738 कवि हैं, जिसमें 72 हिंदी के तथा 666 उर्दू के हैं।
और ताशी के इतिहास ग्रंथ में 24 अध्याय हैं दोस्तों। ताशी के इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का भी प्रयास नहीं किया गया। तो प्रथम कवि का कोई विचार नहीं है, काल विभाजन नहीं किया गया है, कवियों का कोई तुलनात्मक विवरण नहीं दिया। तो इस प्रकार आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ताशी के इतिहास ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ न मानते हुए कविवर्त संग्रह मात्र कहा है। कविवर्त संग्रह वो होता है दोस्तों जिसमें कवियों का परिचय मात्र दिया गया हो। तो इस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविवर्त संग्रह कहा है। और इसको ही क्या दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो ताशी के इतिहास ग्रंथ को, शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को और मिश्र बंधु विनोद को, इन तीनों को ही कविवर्त संग्रह ही कहा। मिश्र बंधु को तो इन्होंने बड़ा भारी वर्त संग्रह कहा है। तो उन्होंने ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को जरूर इतिहास ग्रंथ माना है। तो दोस्तों ये थी ताशी के इतिहास ग्रंथ की बात। और ताशी के इतिहास ग्रंथ का दोस्तों हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो ये प्रश्न भी मैंने नोट लगा के नीचे ऐड किया है। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के इतिहास के प्रथम संस्करण के 2 भागों का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1953 ईस्वी में किया, जिसमें कुल रचनाकार 358 तथा हिंदी के रचनाकार 220 थे। दोस्तों ताशी का जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसको हिंदी में उसके जो प्रथम संस्करण के 2 भाग थे 1839 और 1847, उनका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया और 1953 में किया। और उसमें रचनाकार लिए उन्होंने 358 और उसमें हिंदी के रचनाकार 220 थे। इसके बाद मौलवी करीमुद्दीन ने भी उर्दू भाषा में ताशी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया। तो मौलवी करीमुद्दीन ने भी ताशी के इतिहास ग्रंथ के प्रथम संस्करण के प्रथम 2 भागों का क्रमशः तबकात सुसराई तथा तज़किरा ई सुसराई हिंदी नामों से उर्दू भाषा में अनुवाद किया, जिसमें कुल रचनाकार 1004 तथा हिंदी के रचनाकार 60 थे। तो ये थी दोस्तों ताशी के इतिहास ग्रंथ के बारे में विशेष तथ्य। और ये आपको अवश्य याद रखने हैं क्योंकि इतिहास ग्रंथ के बारे में सत्य कथन आते रहते हैं और वैसे भी ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आप इनको अवश्य याद रखिए। और इसके बाद दूसरा प्रयास दोस्तों ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इतिहास लिखने का किया और उन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम था शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दोस्तों एक बात और याद दिलाना चाहूँगा क्योंकि 1883 इनके जो इतिहास ग्रंथ का जो प्रकाशन वर्ष है उससे पहले भी इन्होंने इतिहास ग्रंथ ये लिखा था 1878 ईस्वी में, लेकिन कुछ कमियां रह जाने के कारण इन्होंने दोबारा प्रकाशित करवाया 1883 में। तो इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1883 सही माना जाएगा। इसके बाद इसका एक परिवर्धित रूप भी आता है, वो 1888 में आता है। तो शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित किया गया। शिव सिंह सरोज हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो शिव सिंह सरोज है। इससे पहले ताशी का इतिहास ग्रंथ है वो तो फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा में हमने देखा। तो सबसे पहले हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है दोस्तों। शिव सिंह सरोज में 1003 रचनाकार थे, जिसमें 769 हिंदी के रचनाकार थे। शिव सिंह सरोज में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। शिव सिंह सरोज वर्णानुक्रम पत्ति में लिखा गया है। शिव सिंह सरोज में पुष्य या पुंड्र को प्रथम कवि बताया। तो दोस्तों इसमें एक नई बात और जोड़ी इन्होंने, सिर्फ प्रथम कवि का वर्णन दिया है इन्होंने शिव सिंह सरोज में। बाकी ताशी ने जो किया वैसा ही इन्होंने किया है। उन्होंने वर्णानुक्रम पत्ति का प्रयोग किया, इन्होंने वर्णानुक्रम पत्ति का प्रयोग किया। उसमें काल विभाजन नहीं दिया गया, इसमें भी काल विभाजन नहीं दिया गया। इन्होंने एक नई ऐड बात और कर दी, वो है इन्होंने प्रथम कवि के बारे में विचार प्रस्तुत किया, वो है पुष्य या पुंड्र कवि को इन्होंने हिंदी साहित्य का या आदिकाल का प्रथम कवि माना शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में। तो ये थी दोस्तों ठाकुर शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। और अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है दोस्तों, उस इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों इसका हिंदी नाम है हिंदुस्तान का आधुनिक जनभाषा साहित्य, या फिर आप यूँ कह सकते हैं हिंदुस्तान का आधुनिक मातृभाषा साहित्य, क्योंकि वर्नाकुलर का दोस्तों आप जानते होंगे जनभाषा या मातृभाषा ही होता है।
और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में 1888 तथा एक पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। दोस्तों इन्होंने जो जो ये इतिहास ग्रंथ लिखा, ये बंगाल की एक पत्रिका थी और उसने विशेष अंक के रूप में इसको प्रकाशित 1888 में किया और एक पुस्तक के आकार के रूप में 1889 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया। यानी पुस्तक रूप में ये 1889 में प्रकाशित हुआ और इसका यदि प्रकाशन वर्ष पूछ लिए पत्रिका के विशेष अंक के रूप में तो 1888 ईस्वी में किया गया। और प्रकाशक संस्था ये बताई दिया आपको मैंने, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ग्रियर्सन के अंग्रेज विद्वान थे, इसलिए इनकी इतिहास ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी थी। इस दृष्टि से यह हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है जिसकी भाषा अंग्रेजी थी और इसमें कालानुक्रम पत्ती का प्रयोग किया गया दोस्तों। यानी दोस्तों ये अंग्रेज विद्वान होते हुए इन्होंने हिंदी की साहित्य का इतिहास लिखा और इसके जो इतिहास ग्रंथ में जो रचनाकार हैं वो भी 952 रचनाकार जो लिए गए वो सभी हिंदी के हैं और इसमें अंग्रेजी भाषा में रचित है ये इतिहास ग्रंथ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा में है, तो इसकी भाषा भी पूछ लेते हैं कई बार की जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है उसकी भाषा क्या है, तो अंग्रेजी भाषा में रचित है। तासीवाड़ा फ्रेंच भाषा में विकसित लिखा गया था। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में कुल 952 रचनाकार थे जो सभी हिंदी के थे। इस दृष्टि से यह प्रथम इतिहास ग्रंथ है। स्वयं की भाषा अंग्रेजी होते भी इसमें सभी रचनाकार हिंदी के लिए गए। दोस्तों ये बात मैंने अभी बताई आपको, 952 जो रचनाकार इन्होंने लिए वो सभी हिंदी भाषा के थे, हिंदी के थे और खुद लिखने वाले अंग्रेज थे और अंग्रेजी भाषा में लिख रहे थे। ये याद रखने योग्य बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा में काल विभाजन का प्रथम प्रयोग ग्रियर्सन ने किया तथा अपने इतिहास ग्रंथ के 11 युगों में बांटा और इसमें अध्यायों की संख्या 12 थी। तो दोस्तों इसमें काल विभाजन सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में किसने किया, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के जो इतिहास को उन्होंने काल में बांटा वो 11 युगों में बांटा और इसमें अध्यायों की संख्या 12 थी। तो उन्होंने हिंदी साहित्य के काल को 11 युगों में बांटा और इसमें अध्यायों की संख्या 12 थी। ये कंफ्यूज वाला प्रश्न है दोस्तों, याद रखना 11 युग और 12 अध्याय हैं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया दोस्तों इन्होंने इससे पहले जो ताशी का इतिहास ग्रंथ लिखा गया, शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ लिखा गया, उनमें क्या है कि वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई गई थी और इसमें कालानुक्रम पद्धति अपनाई गई है। उसमें जैसे मान लीजिए ताशी ने और शिव सिंह सेंगर ने वर्णमाला की जो क्रम होता है ऐसे शुरू हुए फिर आ से इस प्रकार अंग्रेजी में लिखें तो ए बी सी ऐसे प्रयोग किया और इन्होंने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया दोस्तों। जैसे मतलब कोई पहले पैदा हुआ रचनाकार तो उसका पहले वर्णन दे दिया, बाद में पैदा हुआ तो उसका वर्णन उन्होंने बाद में दिया। 952 रचनाकारों में से जो सबसे पहले पैदा हुआ उसका वर्णन सबसे पहले किया और जो बाद में पैदा हुआ उसका बाद में वर्णन किया। और ये किसने किया, ये ग्रियर्सन ने किया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक जो उनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है दोस्तों उसमें किया। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में ग्रियर्सन सर्वप्रथम कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले हैं। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखने में कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया वो ग्रियर्सन ने किया, अंग्रेज विद्वान थे। और दोस्तों सबसे ये भी बता दूं, आपको पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा इतिहास ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति में ही रचित मिलते हैं। ग्रियर्सन ने इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी उपलब्धि भक्ति काल को श्रवण काल कहना है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भक्ति काल को श्रवण काल कहना है। दोस्तों श्रवण युग किसने कहा, ये भी प्रश्न बनता है, तो श्रवण युग श्याम सुंदर दास जी ने कहा। ये नोट लगा के मैंने नीचे लिख भी रखा है। भक्ति काल को श्रवण युग डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है, तो ये भी बात याद रखने योग्य है दोस्तों। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की कमजोरियां भी देखते हैं दोस्तों। तो कमजोरियां क्या है कि भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना। जो हमारे भारत में भक्ति आंदोलन आया उसको ईसाईयत की देन माना उन्होंने, ईसाई धर्म से उत्पन्न माना भक्ति को, जो ईसाई
और इन्होंने काल विभाजन, जो 11 युगों में हिंदी साहित्य का काल का विभाजन किया, वो भी एक जैसी प्रवृत्ति के आधार पर नहीं किया गया। और इन्होंने ये भी कहा कि मतलब जो हिंदी भाषा है वो अंग्रेज़ों की आविष्कृत भाषा है, क्योंकि ये खुद अंग्रेज थे, इसलिए हिंदी भाषा को भी अंग्रेज़ों की आविष्कृत भाषा बताया है। तो ये जो बातें थी, ये इनकी इतिहास ग्रंथ की कमजोरियां कही जाती हैं दोस्तों। इसके बाद मिश्र बंधु विनोद, दोस्तों तीसरे नंबर के जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं वो मिश्र बंधु विनोद के रचयिता मिश्र बंधु हैं। और मिश्र बंधु कौन हैं दोस्तों? मिश्र बंधु 3 भाई हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो इन तीनों का नाम भी याद रखना है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है या मिश्र बंधुओं में कौन शामिल है, तो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। दोस्तों मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद, और ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ दोस्तों। तो इसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चौथा या चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों ये प्रश्न आ जाए मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1934 करना। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन बोले तो 1913 करना। और दोस्तों मिश्र बंधु विनोद में 4591 रचनाकार हैं, और लगभग पूछ ले दोस्तों तो 5000 करने हैं। 4591 और दोस्तों 5000 में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन इतिहास में जैसा वर्णन किया गया है पुस्तकों में वैसा ही हमें भी लिखना पड़ेगा। प्रकाशक संस्था, तो प्रकाशक संस्था मिश्र बंधु विनोद की है वो नागरी प्रचारणी सभा काशी से ही ये प्रकाशित किया गया। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ को 5 भागों में बांटा तथा उप विभाजन सहित 8 भागों में बांटा। ये दोस्तों आपने जानते होंगे, नहीं जानते तो हम काल विभाजन पढ़ेंगे जब इसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। मिश्र बंधुओं ने रचनाकारों की श्रेणियां निर्धारित करने का अपने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम काम किया। उन्होंने 3 श्रेणियों में रचनाकारों का विभाजन किया, उत्तम, मध्यम और सामान्य। दोस्तों रचनाकारों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए रचनाकारों की श्रेणियां निर्धारण करने का जो काम हिंदी साहित्य के इतिहास में किया वो सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने किया। इन्होंने जो 4591 रचनाकार लिए उनमें कौन उत्तम श्रेणी का रचनाकार है, कौन मध्यम श्रेणी का रचनाकार है और कौन सामान्य श्रेणी का रचनाकार है, ऐसा कवियों का तुलनात्मक विवरण करके इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में उस रचनाकारों की श्रेणियां निर्धारित की हैं। और हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में जो रचनाकारों की श्रेणियां निर्धारण करने का सबसे पहले काम किया वो मिश्र बंधुओं ने किया। तो ये बात याद रखने योग्य है दोस्तों, कई बार परीक्षा में आती है। मिश्र बंधुओं ने पुष्य या पुंड्र को प्रथम कवि माना। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम आरंभिक काल नाम दिया। दोस्तों आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? गणपति चंद्रगुप्त ने। और आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। कवियों का तुलनात्मक विवरण देने वाले मिश्र बंधु प्रथम इतिहासकार हैं दोस्तों, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। मिश्र बंधु विनोद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का उपजीवी ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। उसमें जो सामग्री उन्होंने ली वो किससे ली? मिश्र बंधु विनोद से ली। तो ये मान लीजिए कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का जो स्रोत है वह क्या है? मिश्र बंधु विनोद है। इसको उपजीवी ग्रंथ भी कह सकते हैं, आधार ग्रंथ भी कह सकते हैं, या स्रोत कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आधार या उपजीवी या स्रोत ग्रंथ कौन सा है? तो मिश्र बंधु विनोद है। और उन्होंने स्वयं ने स्वीकार करते हुए अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि मैंने कवियों के परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। ये बात उनके इतिहास ग्रंथ में मिलती है। और मिश्र बंधु विनोद नागरी प्रचारणी सभा काशी की हस्तलिखित ग्रंथ खोज रिपोर्ट समिति के आधार पर रचित ग्रंथ है दोस्तों। कि जो आपको पता होगा दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने 1900 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य चलाया था। और उस खोज की जो रिपोर्ट तैयार की गई, उस रिपोर्ट के आधार पर जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो लिखा गया मिश्र बंधु विनोद। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखने योग्य है। इसके बाद नोट में क्या लिख रखा है दोस्तों देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ से
पूर्व रचित एक इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को छोड़कर सभी इतिहास ग्रंथों को कविवर्त संग्रह कहा तथा मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवर्त संग्रह कहा। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ कब लिखा? 1929 में। उससे पहले इतिहास ग्रंथ लिखे गए 4, उनमें से ग्रियर्सन वाले इतिहास ग्रंथ को छोड़कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सभी इतिहास ग्रंथों को कविवर्त संग्रह कहा है, यानी कवियों का परिचय देने वाले मात्र संग्रह मात्र कहा है। और ग्रियर्सन के इतिहास को उन्होंने इतिहास माना है। बाकी 3 को, ताशी वाले इतिहास ग्रंथ को, शिव सिंह सेंगर वाले इतिहास ग्रंथ को और मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने कविवर्त संग्रह माना है। तो ये बात थी दोस्तों मिश्र बंधु विनोद के बारे में। और ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। और रामचंद्र शुक्ल जी की तस्वीर आप आज अच्छी तरीके से देख लीजिए। कल इन्हीं के इतिहास ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे, तो आज देख लेंगे तो कल तकलीफ नहीं होगी आपको और आप आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास अवश्य शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।